हाय नमस्कार दोस्तों। मैं विशाल सिलेक्शन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की भावी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके ऑफिशियल सिलेबस को कवर करते हुए आज हम मौर्य साम्राज्य और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली इसमें सिलेबस में अशोक के बारे में पूछा गया है, तो अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में देख लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को जाता है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और इसका अन्य नाम कौटिल्य भी था। चाणक्य के बचपन का नाम कहीं पूछा चुका है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इसके मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से शासक हुए उनको मैंने क्रमानुसार लिखा है, इसको देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं इसको आप याद करें, बट एक ओवरव्यू के लिए ये। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद आता है उसका पुत्र बिंदुसार, उसके बाद उसका पुत्र अशोक, उसके बाद उसका पुत्र दशरथ मौर्य, उसके बाद संप्रति, उसके बाद शालिशुक, उसके बाद देववर्मन, उसके बाद सतधन्वा और अंत में बृहदत्त। यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट या राजा कौन था, तो वो था बृहदत्त था। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक जो थे घनानंद को युद्ध भूमि में पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सिकंदर महान के समय किस भारत में किस वंश का शासक था, तो वो था नंद शासक था, जिसका नाम था घनानंद। आगे देख लेते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान के पटना शहर में स्थित है। अब हम देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अशोक के पिता का नाम जो था वो था बिंदुसार था, और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनता है। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए या सम्राट या राजगद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, परंतु इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। वर्ष 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर यह बैठा और 269 ईसा पूर्व में इसका राजरोहण हुआ। 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा, परंतु उसको 4 वर्ष अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लग गए। इसी कारण उसका जो राजरोहण हुआ वो हुआ था 269 ईसा पूर्व में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन और चंड अशोक के नाम से पुकारा गया है, और अभिलेखों में उसकी जो उपाधि मिलती है वो है देवनामप्रिय या देवनाप्रिय दस्सी। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बौद्ध होते हुए भी चूँकि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, अतः अशोक को बौद्ध मतावलंबी माना जाता है। इसलिए परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध होते हुए भी उसकी आस्था हिंदू धर्म में बनी रही, इसका प्रमाण क्या है, तो उसका प्रमाण है देवनामप्रिय दस्सी, जो उसकी एक उपाधि थी, अर्थात देवों का प्रिय। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों का नाम उल्लेख है, जैसे महादेवी, अशंगमित्रा, पद्मावती आदि, परंतु उसके अभिलेखों में सिर्फ एक ही पत्नी का नाम है, जिसे कारुवाकी कहते हैं। उस अभिलेख को हम लोग रानी के अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देख लीजिएगा कि अशोक की किस पत्नी का नाम आता है उसके अभिलेखों में, तो उसका नाम है कारुवाकी। अशोक से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं कि अशोक का नाम उसके 4 अभिलेखों माश्करी, गुजरा, नेतुर और उद्गोलम से प्राप्त होता है। ये उसके अभिलेख हैं जो कि उसने खुदवाए थे। ह्वेन-त्सांग एवं रजत रंगड़ी के अनुसार ये पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि श्रीनगर नगर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, अशोक ने की थी। इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो राजत रंगड़ी और ह्वेन-त्सांग के अभिलेखों से। इसके आगे हम देखेंगे कि राजत रंगड़ी से पता चलता है कि बौद्ध धर्म स्वीकारने से पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बौद्ध धर्म के स्वीकारने से पहले अशोक किस धर्म का मतावलंबी था, तो वो था शैव धर्म। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद ही माना जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, इसके कारण उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की थी, परंतु पूर्ण रूपेण बौद्ध वो मोगलपुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर बना था। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी, तो प्राप्त की थी उपगुप्त से, और किसके प्रभाव में पूर्ण रूप बौद्ध बना, तो वो था मोगलपुत्र तिस्य। अब हम कुछ अशोक के अभिलेख देख लेंगे। अशोक अपने अभिलेखों के कारण ही प्रचलित है, तो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक के अभिलेखों को
पढ़ने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था वो थे जेम्स बिशप। जबकि अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले वो की थी टिफैन थैलर महोदय ने। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली मेरठ के अभिलेख की खोज की थी। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है सबसे पहले? तो जेम्स बिशप को। और उन्हें खोजने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो वह प्राप्त है टिफैन थैलर महोदय को। और कौन सा अभिलेख खोजा था? तो दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी मोस्टली भाषा जो है वो प्राकृत है, और लिपि जो है उसने अलग अलग लिपियों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि ब्राह्मी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और अरामीक है। ये अशोक द्वारा प्रयोग की कुछ लिपियां हैं। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख से अशोक का नाम प्राप्त होता है। वैसे अशोक के अभिलेखों का नाम मास्कीर, नेतु, रोटिगोलम, भाब्रू आदि अभिलेखों से प्राप्त होता है, लेकिन सबसे पहले उनमें से किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सबसे पहले प्राप्त होता है मास्की अभिलेख से। आगे हम अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख देख लेते हैं, जैसे कि धौली उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। जौगढ़ भी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। गिरनार को हम जूनागढ़ अभिलेख से नाम से भी जानते हैं, और इसकी प्राप्ति गुजरात से हुई है। कालसी यह उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। सोपार की खोज महाराष्ट्र से की गई है। और एरागुडी एकमात्र शिलालेख है जो कि आंध्र प्रदेश में पाया गया है। और अशोक के 2 अभिलेख हैं, मानसेहारा और शहबाजगढ़ी। इनकी प्राप्ति पाकिस्तान से हुई है। ये मानसेहारा और शहबाजगढ़ी जो अभिलेख हैं, इनकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मानसेहारा और शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। बैराट या भाब्रू जो लघु शिलालेख था, इसमें अशोक ने बुद्ध संघ एवं धम्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने का वर्णन किया है। इसमें उल्लेख मिलता है कि बुद्ध अपने बुद्ध संघ के प्रति आस्था प्रकट करता है। अब अशोक के कुछ स्तंभलेख के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभलेख। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अशोक की रानी थी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का इसमें उल्लेख किया गया है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है फैक्ट है, इसको आप अच्छे से स्टार मार्क कर लीजिएगा। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें आगे कि यह जो अभिलेख था, यह स्तंभलेख था, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर के समय जहांगीर ने इलाहाबाद में स्थापित किया था। और इसमें समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में भी वर्णन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है, इसके बारे में याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले कहाँ स्थित था? तो कौशाम्बी में स्थित था। इसे अकबर के काल में कौन लाया? तो जहांगीर लाया। कहाँ लाया? इलाहाबाद में लाया। और इसमें समुद्रगुप्त और जहांगीर के बारे में भी वर्णन किया गया है। आगे हम देख लेते हैं टोपरा स्तंभलेख या दिल्ली टोपरा स्तंभलेख। टोपरा जो है ये आपका हरियाणा में मिला था, और मेरठ अभिलेख तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिला था, जिसको सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। आगे हम देख लेते हैं अशोक का महत्वपूर्ण शिलालेख, वह है रुम्मनदई अभिलेख। रुम्मनदई अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें कि जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह नेपाल के तराई एरिया में स्थित है। ठीक है, इसमें अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करने का वर्णन किया गया है। और इसी अभिलेख में अशोक ने जानकारी दी थी कि बुद्ध की जन्मनगरी होने के कारण इस जगह को धार्मिक कर से मुक्त किया जाता है, और इसका राजस्व कर 1/6 से घटा करके 1/8 किया जाता है। अब हम अशोक के गुहा लेख के बारे में पढ़ लेते हैं। गुहा लेख मतलब जो गुफाओं में लिखे गए हैं। सबसे पहले बराबर गुहा लेख के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना यह बिहार के गया जिले में स्थित है, जो कि बराबर नामक पहाड़ी पर है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को दान में देने के लिए यहाँ पर 4 गुहाओं का निर्माण किया था। 4 गुफाएं बनवाई थी। किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा गया तो याद कर लीजिएगा। अशोक के महास्थान व सोहगौर महास्थान की प्राप्ति हुई है पश्चिम बंगाल के बोगरा स्थान से, और सोहगौर की प्राप्ति हुई है यूपी के गोरखपुर से। और इसी अभिलेख में अशोक ने अकाल के समय में किए जाने वाले राहत कार्यों का वर्णन किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसलिए भी क्योंकि ये सोहगौरा अभिलेख
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्राप्त हुआ है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है पेट की परीक्षा में ध्यान में रखते हुए। इसके अशोक के जीवन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि अशोक ने अपने सबसे पहले बृहद शिलालेख में अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। और 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है जो कि हुआ था 261 ईसा पूर्व हुआ था। और दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य, जिसमें चोल पांड्य आदि आ जाते हैं, उनकी सूचना दी गई है और उनका वर्णन है। अशोक ने बौद्ध धर्म जब स्वीकार कर लिया तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद अशोक का यात्रा का क्या क्या क्रम था परीक्षा में पूछा जाता है, उसको क्रम से लगाने के लिए दिया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए कि सबसे पहले वो गया था गया, जिसे आप बौद्ध गया के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद वो कुशीनगर गया, उसके बाद वो लुम्बिनी गया, उसके बाद वो कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। इसको आप 3-3 करके खंड बना करके याद कर लीजिएगा। ये अशोक के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे और उम्मीद है परीक्षा में इससे ज़्यादा बाहर से नहीं पूछेगा जैसे आपकी परीक्षा का स्तर है। इसीलिए ये एक वीडियो आपके पेट की परीक्षा के लिए पर्याप्त है और इसे आप गहनता से पढ़िए। और अगर आपको कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण लगती है या कोई गलती लगती है या आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। और चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।